अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या है और उसको किस तरह से रजिस्टर करवाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट को रजिस्टर करवाने के 5 मेथड हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज डिटेल में डिस्कस करूँगी। और सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से कोर्ट डिग्री बनवाई और मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कितने टाइम में मुझे कोर्ट डिग्री मिल गई थी। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप लोगों को दूंगी और आपको गाइड करूँगी कि किस तरह से आप बर्थ सर्टिफिकेट पे ऑब्जेक्शन लगने से बच सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले पार्ट की तरफ, जो कि है नादरा बर्थ सर्टिफिकेट। नादरा बर्थ सर्टिफिकेट ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान में इशू किया जाता है और इसमें बच्चे की पैदाइश के रिकॉर्ड को प्रूफ किया जाता है। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये यूसी इशू करती है, जिसमें आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और आपके पेरेंट्स के नेम और उनके आईडी कार्ड के नंबर्स होते हैं। हर प्रोविंस में बर्थ सर्टिफिकेट को रजिस्टर करने के डिफरेंट मेथड हैं। तो मैं पंजाब से हूँ तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ पंजाब का जो मेथड है उसको डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट जो मेथड है उसमें आ जाती है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, जो कि आपने 60 डेज़ के अंदर अंदर करवानी होती है। ये आप ख़ुद भी जाके करवा सकते हैं और आपके रिलेटिव्स में से भी कोई जाके यूनियन काउंसिल में बच्चे की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यूनियन काउंसिल में आपने जाके वहाँ पे आपने फॉर्म ए को फिल करना है और इसके साथ आपने बच्चे का हॉस्पिटल का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उनको दिखाना है और यूसी सेक्रेटरी उसको वेरीफाई करके अपने पास सारी डिटेल्स को रजिस्टर करेंगे और आपको उसी वक्त बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। सेकंड मेथड है लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। इसमें 60 दिन के बाद और 2 साल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बच्चे की और आपने यूनियन काउंसिल में फॉर्म ए फिल करके उसके साथ एक एप्लीकेशन लिखनी है और जिसमें आपने अपनी रीज़न बतानी है कि आपने रजिस्ट्रेशन लेट क्यों करवाई है। इसमें आपने फादर के CNIC की कॉपी, हॉस्पिटल के बर्थ सर्टिफिकेट की स्लिप और वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी और 2 बच्चे की तस्वीरें अटैच करके ये आपने यूनियन काउंसिल में सबमिट करवानी है। वो इसको वेरीफाई करेंगे और इसको बाद वो जो हेड ऑफ़ यूनियन काउंसिल है उनको भेजेंगे और वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें आपका जो एंट्री स्टेटस है वो लेट होगा और ये आपका रजिस्टर के रिसेंट पेज के ऊपर वो एंट्री करेंगे रेड इंक के साथ। और अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं, जहाँ पर आपने 2 साल के बाद अपनी एंट्री करवानी है रजिस्टर में। तो इसके लिए यूनियन काउंसिल आपसे कोर्ट डिग्री मांगेगी और आपने एक लॉयर को हायर करना है जो आपके बिहाफ कोर्ट में केस दर्ज करेंगे और आपको कोर्ट डिग्री लेकर देंगे। और आपने वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपने अपना रीज़न बताना है कि आपने क्यों लेट एंट्री करवाई है और ये आपने यूनियन काउंसिल में सबमिट करवानी है। वो ये हेड ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट को भेजेंगे और उस पर मेंशन करेंगे कि इस बच्चे का पहले कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है लोकल गवर्नमेंट में। हेड ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट जो है वो इस सारे केस को वेरीफाई करेंगे और फिर वो एक ऑर्डर इशू करेंगे जिसमें वो बच्चे की लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन का कहेंगे और इसके बाद यूनियन काउंसिल आपको लेट रजिस्ट्रेशन के साथ बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और वो जो एंट्री आपकी होगी वो रिसेंट पेज पे होगी, रेड इंक के साथ होगी और आपका एंट्री स्टेटस जो है वो लेट होगा। अब हम अपने फोर्थ मेथड की बात करते हैं, जहाँ पर आपने पहले से जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर लीगल वे में बना हुआ है नॉर्मल एंट्री के साथ, उसके अंदर आपने कोई चेंजिंग करवानी है, कुछ भी डाटा आपने अपडेट करवाना है, तो उसके लिए भी आपको यूनियन काउंसिल जाना है और वहाँ पर जाके आपने उनको डाटा चेंज फॉर्म को फिल करना है और एप्लीकेशन लिखनी है कि आपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट में से चेंजिंग करवानी है। तो यूनियन काउंसिल आपसे कोर्ट डिग्री मांगेगी, आपने वो डिग्री फिर यूनियन काउंसिल डिग्री लेकर यूनियन काउंसिल में जाना है और वहाँ पर आपने फॉर्म ए को फिल करके पेरेंट्स के आईडी कार्ड और एफिडेविट को साइन करके यूसी में सबमिट करवा देना है। यूसी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हेड ऑफ़ लोकल गवर्नमेंट को भेजेंगे और वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसमें भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी रिसेंट पेज पे होगी, रेड इंक के साथ होगी, लेकिन जो आपका स्टेटस है एंट्री स्टेटस वो आपका नॉर्मल स्टेटस ही रहेगा क्योंकि आपने पहले इसको लीगल तरीके से ही बनाया हुआ था। तो अब हम फिफ्थ मेथड की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं लेकिन उसका हमें पता नहीं होता कि वो हमने लीगल प्रोसेस के थ्रू बनवाया हुआ है या नहीं, या हमारी जो एंट्री है रजिस्टर में वो लीगल प्रोसेस के थ्रू हुई है कि नहीं।
मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जब बनवाया था तो वो लेट एंट्री स्टेटस के साथ था, तो मुझे किसी ने बताया कि नहीं, यहाँ पर नॉर्मल एंट्री स्टेटस होना चाहिए, लेट एंट्री स्टेटस हो तो आपको कोर्ट डिक्री लेनी होती है। तो मुझे कोर्ट डिक्री का उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने एक लॉयर से बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोर्ट डिक्री की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका काम कर दूँगा, रजिस्टर में एंट्री भी कर दूँगा और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो नॉर्मल एंट्री स्टेटस के साथ इशू हो जाएगा आपको। उस टाइम तो मैं रिलैक्स हो गई थी कि हाँ, मेरा काम हो गया और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो नॉर्मल एंट्री स्टेटस के साथ है, तो अब कोई ऑब्जेक्शन लगने के चांसेस नहीं है। लेकिन अपॉइंटमेंट के आने से कुछ अर्सा पहले मैंने जाके अपने दोबारा से डॉक्यूमेंट सारे चेक किए यूनियन काउंसिल में, बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा और MRC। तो उस टाइम मुझे पता लगा कि जो मेरी यूनियन काउंसिल है वहाँ पर रजिस्टर में तो मेरी एंट्री हुई नहीं है, और वो फिर हमें पता लगा कि वो किसी और यूनियन काउंसिल के अंदर उस लॉयर ने एंट्री मेरी करवा दी थी वाइटनर यूज़ करके। यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने दूसरी यूनियन काउंसिल में फ़ोन किया और वहाँ से उनसे कहा कि रजिस्टर के जो रिकॉर्ड उन्होंने मेरी एंट्री की है उसकी पिक्चर लेके भेजें। वो फिर उन्होंने मुझे भेजी, तो वहाँ पर वाइटनर यूज़ हुआ था, तो फिर मुझे था कि इसकी वजह से तो ऑब्जेक्शन लगेगा। तो फिर मैंने एक लॉयर का हायर किया जो एक्सपीरियंस थे और जिन्हें इस सारे प्रोसेस की समझ थी। उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे मेरा CNIC और मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी, ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट और यूनियन काउंसिल के रजिस्टर का जो रिकॉर्ड की पिक्चर थी मेरे पास, ये सब उन्होंने मुझसे लिए थे। और उसके बाद उन्होंने मेरे बिहाफ पे कोर्ट में केस दर्ज किया था। 1.5 माह के बाद उन्होंने मुझे कोर्ट एविडेंस के लिए बुलाया था, जिसमें मेरे साथ उन्होंने कहा था कि फ़ादर और मेरे चाचू होंगे। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे ओरिजिनल ID कार्ड लिए थे और थंब इम्प्रेशन और हमारे सिग्नेचर लिए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने 2 से 3 दिन के बाद आपकी कोर्ट डिक्री आ जाएगी। तो उन्होंने मुझे PDF फाइल सेंड कर दी थी, व्हाट्सएप कर दी थी। तो साथ में उन्होंने कहा था कि आप इसकी कॉपी करवा लें और एक एप्लीकेशन लिखें एडमिनिस्ट्रेटर के नाम, जिसमें आपने ये बताना है कि आपकी रॉन्ग यूनियन काउंसिल में रजिस्टर में एंट्री हुई है, वहाँ से कैंसिल करवा कर और आपने अपने एरिया के जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पे एंट्री करवानी है, और इसके लिए आपने कोर्ट डिक्री ले ली है। तो अब वो भी मेरी जो यूनियन काउंसिल है उसको ऑर्डर इशू करें कि वो वहाँ पर एंट्री करें और जो रॉन्ग यूनियन काउंसिल है वो वहाँ से उसको कैंसिल करें। तो इसके बाद फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफ़िस गए थे और वहाँ पर जाके हमने एप्लीकेशन उनको दी थी। उन्होंने वहाँ पर हमारे उस एप्लीकेशन के ऊपर ही सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लिया था मेरा, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि आप 8 से 10 दिन लगेंगे, उसके बाद आप लोग आके अपनी कोर्ट डिक्री ले जाइएगा। और उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को भी बुलाया हुआ था और उनको मेरा सारा केस बताया था और कहा था कि वो अपने यूनियन काउंसिल के रजिस्टर के रीसेंट पेज के ऊपर रेड इंक के साथ मेरी एंट्री करेंगे और जो मेरा एंट्री स्टेटस है वो लेट एंट्री स्टेटस होगा। और जो मेरी ओरिजिनल कोर्ट डिक्री थी वो एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने पास रखी थी और जो कॉपीज़ थी वो उन्होंने हमें वापस कर दी थी। एक कॉपी उन्होंने जो मेरे एरिया की यूनियन काउंसिल है उनको दे दी थी और उनके पास फिर हम लोग गए थे यूनियन काउंसिल। उन्होंने वहाँ पर मुझे एक फॉर्म दिया था जिसको मैंने फ़िल किया था, जिसमें मेरी डिटेल थी, मेरे पेरेंट्स की और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की, उनके नेम और CNIC कार्ड ये सब नंबर वहाँ पर मैंने दिए थे। और वो जो फॉर्म है वो मैंने जो रॉन्ग यूनियन काउंसिल है वहाँ पर जाके सबमिट करवाया अपनी कोर्ट डिक्री के साथ, और उसके बाद उन्होंने मुझे कैंसिलेशन सर्टिफिकेट दिया था। और जब आपने ये कैंसिलेशन सर्टिफिकेट लेना है तो आपने इस पर भी अपनी डिटेल देखनी है कि आपका नाम और आपका स्पेलिंग वो सब सही इन्होंने लिखे हों, कोई मिस्टेक ना हो। और फिर ये कैंसिलेशन सर्टिफिकेट के बाद मैं अपनी यूनियन काउंसिल गई थी और वहाँ पर फिर जाके उन्होंने मेरी नया बर्थ सर्टिफिकेट मुझे इशू किया था। और अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स दूँगी जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। एक तो आप लोगों ने जब अपना नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है कोर्ट डिक्री के बाद, तो उसमें आपका जो CRMS नंबर है वो चेंज होगा। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आपका जो ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर CRMS नंबर था वही आप लोग न्यू वाले के ऊपर भी करवाएं। न्यू बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग जब कोर्ट डिक्री के बाद बनवाएंगे तो उसमें आपका CRMS नंबर भी न्यू होगा। और दूसरा आप लोगों ने ये चेक करना है कि आपने रिकॉर्ड में कोई कटिंग ना हो और ना ही ओवर राइटिंग हो, ना ही वाइटनर यूज़ किया हो। तीसरा आप लोगों ने एम्बेसी में जब जाना है तो आपने वहाँ पे अपना जस्ट जो न्यू बर्थ सर्टिफिकेट है कोर्ट डिक्री के बाद वाला वो लेकर जाना है, आपने वहाँ पर कोर्ट डिक्री नहीं लेकर जानी। कोर्ट डिक्री, आपका कैंसिलेशन सर्टिफिकेट और जो ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट है ये सब चीज़ें आपकी लॉयर वेरिफिकेशन के टाइम पर देखेंगे लॉयर, और वो यूनियन काउंसिल में जाकर भी ये सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे और उसकी पिक्चर भी लेंगे। और
और आपने किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको पता है कि पहले ही हमें अपॉइंटमेंट के लिए इतना वेट करना पड़ रहा है, तो अगर आपका अपॉइंटमेंट के बाद ये ऑब्जेक्शन लग जाता है तो आप उसमें 4 से 6 महीने और ऐड कर लें। तो इसलिए इन सारी ख्वारी से बचने के लिए आप लोग पहले ही जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करें। और इसमें आपका जो कोर्ट डिक्री है उसमें आपके 2 से 3 महीने लगते हैं मिलने में, तो आप लोग अपना टाइम सेव करें। और आपको पता है कि जर्मन एम्बेसी वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट है और वो हर डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से और स्ट्रिक्टली चेक करती है, वेरीफाई करती है, और उसके बाद ही आपका जो फैमिली रियूनियन वीज़ा का केस है वो नेक्स्ट स्टेप पर जाता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होगा या आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आप लोगों का केस वहीं पर रुका रहेगा। और बर्थ सर्टिफिकेट पे जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वही आपने अपने पासपोर्ट में भी प्लेस ऑफ बर्थ में लिखवानी है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस टॉपिक और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।